हम वैल्यू एडिट के कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ रहे हैं। तो यहाँ हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया है वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पर जो किसान हैं वो गेहूं का उत्पादन कर रहा है 300 रुपये के बराबर का। तो वो बेच दिया जाता है गेहूं किसको, फ्लोर मिल को। और जो उसने गेहूं 300 रुपये के बराबर उत्पादन किया उसमें उसने कच्चे माल के तौर पर और भी बीज, खाद और आपकी सिंचाई वगैरह के लिए जो भी चीज़ें यूज की, यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन के तौर पर वो 100 रुपये के बराबर की। इस प्रकार हम देखते हैं कि उसके द्वारा जो वैल्यू एडिशन किया गया वो 200 रुपये के बराबर किया गया। अब जब ये फार्मर से पहुंच जाता है गेहूं फ्लोर मिल के बाद, फ्लोर मिल वाला क्या करता है, उस गेहूं से 400 रुपये का आटा बना देता है और उस 400 रुपये के आटे को बेच देता है बेकरी के पास। तो यहाँ हम देखते हैं कि उसके द्वारा 100 रुपये का वैल्यू एडिशन किया जा रहा है और जबकि उसके लिए इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितने के बराबर था, 300 रुपये के बराबर था। अब यही आपका जो 400 रुपये का आटा बेचा है बेकर के लिए, बेकरी के लिए, जो भी अब डबल रोटी बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, तो उसके द्वारा वो 500 की डबल रोटी बनाता है, ब्रेड बनाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उसके द्वारा इंटरमीडिएट जो कंजम्पशन है वो 400 रुपये के बराबर है और उसका टोटल जो भी उसकी वैल्यू प्राप्त हुई उससे वो 500 रुपये के बराबर। इस प्रकार हम देखते हैं कि उसने कितने रुपये का वैल्यू एडिशन किया, 100 रुपये का वैल्यू एडिशन किया। और अब हम बात करते हैं बेकर द्वारा बेच दिया जाता है वही ब्रेड शॉपकीपर के लिए 500 में, और 500 यहाँ पर शॉपकीपर के लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, जबकि बेकर जो शॉपकीपर है वो बेच देता है कंज्यूमर के लिए कितने रुपए में, 600 रुपये में। तो वो 500 जब उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन रहता है और 600 में बेचता है तो वो 100 रुपये के बराबर इस संबंधित जो भी आपका प्रोडक्ट है उसमें वैल्यू एडिशन करता है, वैल्यू ऐड करता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि किसान से लेकर जब कंज्यूमर तक जो प्रोसेस चली प्रोडक्शन की, उससे संबंधित गुड्स की, ब्रेड बनने की, उसके दौरान टोटल कितने का वैल्यू ऐड हो रहा है, 500 रुपये का। यही उसकी वास्तविक वैल्यू एडिशन है, उसकी मूल्य वृद्धि है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भी इंडिविजुअल ये मान के चलता है कि उसके द्वारा जो चीज़ें बेची गई हैं वो उसके लिए अंतिम है। ऐसा इकोनॉमिक्स में नहीं होता। क्यों नहीं होता? इंडिविजुअल के लिए वो अंतिम हो सकती है, लेकिन वो इकोनॉमिक्स की दृष्टिकोण से अंतिम नहीं हो सकती, क्योंकि इकोनॉमिक्स में केवल जो फाइनल गुड्स है, जो कंज्यूमर द्वारा यूज की जा रही है व्यूज, वही फाइनल गुड्स होगी। बाकी ये सभी प्रोडक्शन की स्टेज में कहलाएंगी, यानी उत्पादन की ये अभी चरण की में चल रहे हैं, यानी अवस्था में हैं। तो अगर ये इनके हिसाब से जोड़ दिया जाए कि इनकी अंतिम वस्तुएं है जो आपका फार्मर, फ्लोर मिल, बेकर या शॉपकीपर, तो इस तरह से जो भी हमें संबंधित प्रोडक्ट का मूल्य प्राप्त होगा वो 1800 रुपये के बराबर होगा, जो कि डबल काउंटिंग होगी, क्योंकि हर किसी के प्रोडक्ट में इंटरमीडिएट कॉस्ट के की वजह से पहले वाली जो भी वैल्यू थी वो शामिल है, जिसकी वजह से हमारे कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा मूल्य हमें प्राप्त होता है, जो कहलाता है दोहरी गणना। और वास्तव में जो यहाँ पर वैल्यू एडिशन हुआ है वो 500 रुपये के ही बराबर हुआ है, और यही इकोनॉमिक्स में हम नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। डबल काउंटिंग को हम इकोनॉमिक्स शामिल नहीं करते, ना ही इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम इकोनॉमिक्स में जो भी नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं शामिल नहीं करते उसको भी। अब हम समझते हैं, जो हमने जो डबल काउंटिंग की बात की उसको, उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि वो क्या है। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, यानी दोहरी गणना की समस्या। तो ये क्या है, इसको सबसे पहले समझते हैं। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग रिफर्स टू द एडिशन ऑफ वैल्यू सम मोर देन वन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन वैल्यू ऑफ आउटपुट। जब जो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट है उस संबंधित आउटपुट की वैल्यू को हम एक से ज़्यादा बार इंक्लूड कर लेते हैं किस में, जब भी हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, तो वही कहलाती है डबल काउंटिंग की समस्या। यानी उस वैल्यू को जो एडिशन हुआ है उस एडिशन को हम एक बार से, जबकि एक बार करना चाहिए, उससे ज़्यादा बार हम शामिल कर लेते हैं वैल्यू जो भी है आपकी आउटपुट की, उसके एस्टिमेशन में, अनुमान में। तो अब हम बात करते हैं कि इस समस्या से, यानी जो दोहरी गणना की समस्या है
उससे कैसे बच सकते हैं, तो उन्हीं चीज़ों को समझते हैं। हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग। तो टू अवॉइड डबल काउंटिंग टू मेथड आर यूज्ड, यानी दो तरीके हैं इस समस्या से बचने के लिए। सबसे पहला है फाइनल आउटपुट मेथड और दूसरा है आपका वैल्यू एडेड मेथड। तो अभी हम लोगों ने जो एग्जांपल देखा, अगर उसमें जो भी फाइनल आउटपुट बन के तैयार हुआ, यानी फाइनल आउटपुट क्या था आपका, ब्रेड था। तो जो ब्रेड बन के तैयार हुआ, अब या तो हम उसी को उसकी कीमत को ऐड करें या फिर क्या करें, वैल्यू एडेड जो जोड़ी गई है उसको ऐड करें। तो इस प्रकार से हम सही कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस पर इन दोनों को समझ लेते हैं। फाइनल आउटपुट मेथड, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स शुड बी एडेड टू डिटरमाइन द नेशनल इनकम। इस जो भी आपका मेथड है, इसके अनुसार जो भी वस्तु की अंतिम वस्तु की कीमत होगी उसी कीमत को हम किस में शामिल करेंगे, नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में शामिल करेंगे। और बाकी जो भी आपके अन्य प्रोडक्शन की प्रोसेस की स्टेप हैं उनको हम शामिल नहीं करेंगे। और दूसरा जो तरीका है इसके कैलकुलेशन में वो है वैल्यू एडेड मेथड, यानी अकॉर्डिंग टू दिस मेथड सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट शुड बी टेकन इन द नेशनल इनकम। यानी हम इसके माध्यम से उसी मूल्य वर्धन को शामिल करेंगे जो यूनिट के द्वारा किया गया, उसके द्वारा जो इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन के तौर पर चीज़ यूज की गई हैं उनको हम शामिल नहीं करेंगे, केवल उसके वैल्यू एडिशन को शामिल करेंगे, जो कि आपने एग्जाम्पल में अच्छे से देखा। अब हम इस संबंधित मेथड को समझते हैं। स्टेप ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, यानी जो मूल्य वर्धित विधि है राष्ट्रीय आय गणना करने की, उसमें हम कौन कौन से चरण लेते हैं कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे जो पहला चरण है वो है आपका आइडेंटिफाइंग एंड क्लासीफाई द प्रोडक्शन यूनिट। सबसे पहली जो आपका काम है वो है कि हमें उन प्रोडक्शन यूनिट्स को पता करना है जो प्रोडक्शन का काम कर रही हैं। यानी हमारी इकोनॉमी को हम मुख्यतः तीन क्षेत्रों में, यानी व्यापक रूप से बड़े स्तर पर हम तीन सेक्टरों में बांट देते हैं। और उन सेक्टरों को आप जैसे जानते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो हम इन सभी सेक्टरों में जो भी यूनिट्स होती हैं प्रोडक्शन की, उनकी सबसे पहले पहचान करते हैं और उन तीनों सेक्टर में अलग अलग में जिन यूनिट्स ने कितना वैल्यू एडिशन हुआ है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, इस सेक्टर में जो आपको पता है प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, माइनिंग, फिशिंग, इन चीज़ों से संबंधित होता है, जो नेचर से रिलेटेड होता है, उसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। और इस सेक्टर में आने वाली जितनी भी यूनिट्स हैं प्रोडक्शन की, उनके द्वारा कितना वैल्यू एडिशन किया गया है, यानी उनके द्वारा जो वैल्यू एडिशन किया गया है सेक्टर का, इन सबको जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट एमपी किस सेक्टर के द्वारा, ऑफ प्राइमरी सेक्टर के द्वारा। इसी प्रकार जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो प्राइमरी सेक्टर से जो भी गुड्स होती हैं उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है किसी अन्य प्रोडक्ट में, तो इसको हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। औद्योगिक क्षेत्र इसी में आता है। निर्माण, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन वगैरह की जो एक्टिविटी होती हैं वो इस संबंधित क्षेत्र में आती हैं। तो इस क्षेत्र की जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उन्होंने कितना ग्रॉस वैल्यू एडिशन किया है, उस यानी ग्रॉस वैल्यू एडिशन का मतलब है जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस हैं वो कितने मूल्य की उन्होंने प्रोड्यूस की हैं, तो उन सारी चीज़ों को जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस। और इसी प्रकार हम टर्सरी सेक्टर में जो सेवा क्षेत्र हैं, जो इन दोनों सेक्टर की मदद करते हैं, प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर की, या तो आपको स्थान चेंज करा के, जैसे मान लीजिए ये प्रोडक्शन जहाँ हो रहा वहाँ से कंज्यूमर तक पहुँचा के ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से स्थान बदल दिया, तो इस प्रकार से जो सेवा दी गई वो हम टर्सरी सेक्टर में मानते हैं। और भी डॉक्टरी वाली सेवा हुआ जो, और टीचिंग हुआ, आपका जो भी आपका वकालत हुआ, ये सभी किस सेक्टर में आती हैं, बैंक हुआ, ये आपकी सेवा क्षेत्र में आती है। तो इस संबंधित क्षेत्र की जो भी प्रोडक्शन यूनिट उनकी पहचान करके उनके द्वारा कितना ग्रॉस वैल्यू एडिशन किया गया है एट मार्केट प्राइस पे, उसको हम जोड़ देंगे तो हमें टर्सरी सेक्टर का GVA MP
पता चल जाएगा। अगर हम तीनों सेक्टरों के जीबी एमपी को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा, यानी इसको और इसको तीनों को, तो हमें पता चल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो जो हमारी सेकंड स्टेप होती है इस मेथड की वो कहलाती है एस्टीमेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो जो तीनों सेक्टर का जीबीए है यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी, वही आपका क्या होता है जीडीपी एमपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने दो जो भी चरण हैं वो पूरे कर लिए। अब हम तीसरे चरण को समझते हैं। तीसरे चरण में हम क्या करते हैं, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, यानी जो भी घरेलू आय उसको कैलकुलेट करते हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि एनडीपी-एफसी ही आपकी डोमेस्टिक इनकम होती है। अगर हम जीडीपी एमपी जो पता चला हमें कि वो समीशन ऑफ जीबीए एट मार्केट प्राइस ही क्या कहलाता है, जीडीपी एमपी कहलाता है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो जीडीपी एमपी से जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या पता चल जाता है, एनडीपी एमपी। आपको पता है कि जी से एन में बदलने के लिए क्या करते हैं, डी को माइनस कर दें, तो हमें पता चल जाता है ये आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब और आगे स्टेप करते हैं। अब हमें किस में जाना है, आपको जाना है मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है। तो हम माइनस कर देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और आपको पता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे, यानी नेट कैसे पता करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी से पता करते हैं। तो हमें पता चल जाता है एनडीपी एम पी से क्या पता चल जाता है, नेट माइनस करने पर एनडीपी एट एफसी यानी डोमेस्टिक इनकम, ये हमें जो घरेलू आय है वो पता चल जाती है, क्योंकि एनडीपी एफसी ही आपकी घरेलू आय कहलाती है। अब हम इस बात करते हैं जो भी हमारा चौथा स्टेप है उसकी, यानी यही हमारा अंतिम स्टेप है, इसकी बात करेंगे। तो जब हम एनडीपी-एफसी में प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड तो हमें पता चल जाता है एनएनपी-एफसी, और इसी को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। तो इस प्रकार हमने देखा कि हम किस प्रकार से इस मेथड के माध्यम से, प्रोडक्ट मेथड के माध्यम से नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम तीनों सेक्टरों की जीबीए को पता करेंगे, और वो किसके प्राइस पे होगा, मार्केट प्राइस पे होगा, क्योंकि जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस हैं वो मार्केट में ही सेल की जाएंगी। और जब उन तीनों को जोड़ देंगे तो वही आपका बराबर होता है जीडीपी एमपी के बराबर। जब जीडीपी एमपी में से आप डी को घटा देंगे तो एनडीपी एमपी पता चल जाएगा, और एनडीपी एमपी में से जब आप घटा देंगे किसको, आप नेट को घटा देंगे तो हमें एनडीपी एफसी पता चल जाएगा, यही आपका डोमेस्टिक इनकम होता है। और एनडीपी एफसी में से आप प्लस कर देंगे एनएफआईए, और एनएफआईए यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको बताया, उसको जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा एनएनपीएफसी, और यही कहलाता है आपका नेशनल इनकम। अब हम बात करते हैं कि इस जो भी मेथड है इसके माध्यम से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी चाहिए, यानी फ्रिक्वेशन कौन कौन सी इसमें हमें रखना चाहिए, उनको हम समझते हैं। तो एक एक करके इनको हम जानते हैं। प्रिकॉशंस अंडर द वैल्यू एडेड मेथड, यानी जो आपका मूल्य वर्धित विधि है, आप उत्पाद विधि है, उसके माध्यम से जब राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करते हैं तो क्या सावधानी रखनी चाहिए। सावधानी के मतलब हम किन को शामिल करेंगे राष्ट्रीय आय में और किन चीज़ों को शामिल नहीं करेंगे, तो वही हमें समझना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आइटम इंक्लूड इन नेशनल इनकम, यानी वो चीज़ें जिनको हम राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो अपने लिए वस्तुएँ कोई भी बना रहा है तो उन सारी चीज़ों को हम शामिल करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ किसान अपने लिए कुछ गेहूँ रख लेता है खाने के लिए, तो उस संबंधित गेहूँ की मार्केट कीमत का अनुमान लगा के हम राष्ट्रीय आय में उसको शामिल करेंगे, भलाई वो बाज़ार में नहीं बिक रहा है। और अगला जो हमारा पॉइंट है वो है इम्पुटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपेड हाउस, यानी जो भी व्यक्तियों के हाउस हैं, घर हैं, वो स्वयं उसमें रह रहे हैं, किराए पर नहीं दे रहे हैं, तो उस वैल्यू को भी हम शामिल करेंगे। ये अनुमान लगा लेंगे कि मार्केट में मान लीजिए उसका इतना किराया होता है तो उसी किराए को हम शामिल कर लेते हैं, भलाई वो किराए पे उस मकान को नहीं दिया गया है,
वो स्वयं किसके द्वारा उस मकान का यूज़ किया जाता है, मकान मालिक के द्वारा। फिर भी हम उसका मार्केट पे अनुमान लगा लेते हैं मार्केट रेट का कि ये कितने का, अगर इसको किराए पे दे दी तो वो कितने का दिया जाता। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स, यानी इन्वेंट्री। तो हम लोगों ने बात की कि जो भी उस संबंधित ईयर में प्रोडक्शन तो होता है गुड्स का, और जो भी आपकी अर्धनिर्मित वस्तुएं उनका, और कुछ रॉ मटेरियल का, लेकिन वो बिक नहीं पाती हैं तो उसको भी हम नेशनल जब इनकम का कैलकुलेशन करते हैं तो उनको शामिल कर लेते हैं। इसके साथ साथ जो कमीशन अर्न ऑन अकाउंट्स ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, जो आपकी पुरानी वस्तुएं हैं उनके बेचने पे जो कमीशन लिया जाता है, यानी उनके मूल्य को नहीं हम शामिल करेंगे जो बिक रही हैं जितने में, उनको नहीं, लेकिन जो बिकवाने में मदद कर रहा है जिसको हम दलाल कह सकते हैं, तो दलाल के द्वारा को जो भी पारिश्रमिक मिला, पैसा मिला, उसको हम राष्ट्रीय आय के कैलकुलेशन में शामिल करते हैं, उसके कमीशन को। जबकि जो भी पुरानी वस्तुओं की बिक्री में जितने भी रुपए की वो बिकी उसको हम शामिल नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? क्योंकि वो पिछले साल की राष्ट्रीय आय में इंक्लूड कर ली गई थी। अब हम बात करते हैं कि कौन सी चीज़ों को हम शामिल नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम इंटरमीडिएट जो भी गुड्स होती हैं उनको शामिल नहीं करते राष्ट्रीय आय में, इसको मैं समझा चुका हूँ। और इसके बाद दूसरा है आपका सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, इसको भी नहीं शामिल करते क्योंकि ये पिछली जो भी आपकी अकाउंटिंग ईयर है उनकी संबंधित नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में शामिल हो चुकी हैं। और तीसरा जो आपका पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जैसे डोमेस्टिक सर्विस, यानी उन सर्विस को भी शामिल नहीं करते जो अपने लिए की जा रही है, जैसे एक गृहिणी द्वारा अपने घर में खाना बनाना, या एक टीचर द्वारा अपने बच्चों को पढ़ाना, डॉक्टर द्वारा अपने बच्चों को या परिवार को इलाज कराना। तो ये क्योंकि ये इसके साथ साथ गार्डन वगैरह लगाना, क्योंकि इसका हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। यही भला ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है लेकिन इनका हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि ये कितने रुपए की होंगी, इसलिए हम इसको शामिल नहीं करते। यही इस तरह का ट्रेडिशन है, इस तरह का रिवाज बना हुआ है। और अगला जो पॉइंट है एनी सेल ऑफ बॉन्ड एंड शेयर, तो इसमें जो आपकी वित्तीय परिसंपत्ति है इसमें जो वृद्धि होती है इनकी खरीद बिक्री में, तो इसमें इसको भी हम शामिल नहीं करते हैं बॉन्ड एंड शेयर्स को। क्यों? क्योंकि इनसे केवल मूल्य वृद्धि हो सकती है। वास्तव में जो आपका रियल गुड्स एंड सर्विस का फ्लो है वो इकोनॉमी में नहीं बढ़ता, केवल इनकी वित्तीय परिसंपत्ति में ही मूल्य बढ़ रहा होता है। वास्तव में इकोनॉमी में कोई भी जो गुड्स एंड सर्विस उनकी मात्रा में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होती है। और आपका जो अगला पॉइंट है वो है एनी गिफ्ट एंड डोनेशन, यानी जो भी गिफ्ट या डोनेशन है इनको भी हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते क्योंकि ये एक तरह से ट्रांसफर इनकम है। धन्यवाद।